यह घटना आज से 4 वर्ष पहले राजधानी दिल्ली की उत्तर दिशा में दिल्ली से सटे गांव राजलू घड़ी की है। यहाँ का एक परिवार दिसंबर माह की छुट्टियों में बनारस, उत्तर प्रदेश घूमने जाता है। परिवार में रोशनलाल प्रजापति, उसकी पत्नी सुषमा देवी और उनकी 2 बेटियां आशा और मोनिका थीं। बड़ी बेटी आशा 9वीं कक्षा और छोटी बेटी मोनिका 6ठी कक्षा में गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। जैसा कि अक्सर हर परिवार में होता है कि छोटा बच्चा ज्यादा नटखट होता है, वैसा ही इस परिवार में भी था। आशा अपने पापा की चहेती थी, जो कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। पिता रोशन लाल घरों और फैक्ट्रियों में बिजली फिटिंग का काम करता था, जिसकी दुनिया काम और घर तक सीमित थी। वह कम पढ़ा लिखा था, पर खूब मेहनती था। वह किसी प्रकार का भी नशा आदि नहीं करता था। क्योंकि यह गांव दिल्ली से सटा हुआ था, इसलिए इनके गांव के आसपास भी कई फैक्ट्रियां खुल गई थी। उन्हीं में से एक पेंट की फैक्ट्री में वह इन दिनों इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। उसकी पत्नी एक कम शिक्षित घरेलू महिला थी। दिसंबर माह की परीक्षा के बाद दोनों बेटियों ने कहीं घूमने जाने की जिद की। क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह परिवार कहीं भी नहीं गया था, तो पिता ने भी बेटियों की बात मान ली। वह भी अपने पैतृक गांव खड़ासनी 8 वर्षों से नहीं जा पाया था, जो कि बनारस से 80 किलोमीटर दूर यूपी बिहार के बॉर्डर पर बिहार की सीमा में पड़ता है। पिता ने कहा कि तुम्हारी दादी से भी मिलवा लाऊंगा। दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। पिता रोशनलाल ने कहा कि सुबह ही ट्रेन की टिकट बुक करवा दूंगा। दिसंबर की 23 तारीख की शाम को यह परिवार ट्रेन से बिहार के लिए निकाला और अगले दिन देर शाम अपने गांव खड़ासनी पहुंच गया। यहां 3 दिन रहने के बाद इस परिवार को बनारस में 2 दिन घूमकर 29 तारीख को वापस दिल्ली पहुंचना था। तय समय अनुसार ये 27 की सुबह 4 बजे बनारस काशी पहुंच जाते हैं। पिता स्टेशन के पास ही एक धर्मशाला में कमरा ले लेता है। परिवार वहां पहुंचकर थोड़ी देर बाद तैयार होकर घूमने निकलता है। पिता उन्हें विश्वनाथ मंदिर ले जाते हैं एवं गंगा में नौका में भी घुमाते हैं। फिर शाम को परिवार को गंगा आरती देख वापस धर्मशाला लौटना था। गंगा आरती देखने के लिए जाते वक्त ये परिवार बनारस की गलियों में रास्ता भटक जाते हैं और गलती से 80 होते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंच जाते हैं, जहां सैकड़ों सालों से लगातार चिताओं की अग्नि धधक रही है। यहाँ 24 घंटे मृत शरीरों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मोनिका, जो कि छोटी बेटी है, को अजीब सा महसूस होता है और वह वहां पर चिताओं के और अधिक नजदीक चली जाती है। अचानक ही वो वहां पर अजीब अजीब मुद्राएं बनाने लगती है, चीखने लगती है। रोशनलाल हैरान तो तब हो जाता है जब मोनिका धारा प्रवाह भोजपुरी एवं अवधी बोलने लगती है, जबकि आज से पहले इन दोनों बेटियों ने ऐसी भाषा कभी नहीं बोली थी। जन्म से ये दोनों लड़कियां दिल्ली में ही पली बड़ी थी। दूर से यह सब देख रहा एक अघोरी बाबा वहां आता है और कुछ पढ़कर पानी के छींटे मोनिका के मुंह पर फेंकता है। मोनिका तुरंत बेहोश हो जमीन पर गिर जाती है। पिता रोशनलाल पास से ऑटो बुलाकर जल्दी से धर्मशाला पहुंच जाता है। मोनिका तब तक भी अच्छे से होश में नहीं आई थी और भोजपुरी में कुछ कुछ बोले जा रही थी। दोनों माता पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सुषमा देवी की नजरें मोनिका की पैंट पर जाती है, जहां उसे खून लगा हुआ दिखता है। मां को यह समझने में देर नहीं लगती कि मोनिका, जो अभी 9 वर्ष की थी, को पहली बार मासिक धर्म आ गए हैं। मां सुषमा मोनिका को बाथरूम में ले जाती है, बड़ी मुश्किल से उसको साफ करती है और घुले हुए कपड़े पहनाती है। जैसे तैसे रात कटती है और पिता सुबह 7 बजे की ट्रेन से परिवार को लेकर दिल्ली चल पड़ता है। उसी दिन देर रात को वे दिल्ली के नजदीक अपने गांव पहुंच जाते हैं। मोनिका अभी भी अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। वो अपने को आजमगढ़ के गांव कल्लू खां की रजिया बताती है। माता पिता सारी रात सो नहीं पाते और आपस में बातें करते करते सुबह हो जाती है। सुबह सुबह पास में रहने वाली आशा की सहेलियां आ जाती हैं और मोनिका का यह हाल देख लेती है कि वो किस तरह अजीब व्यवहार कर रही है। जल्द ही पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है। पिता रोशनलाल को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि कैसे अपनी बेटी को ठीक करे, क्योंकि उसने भी अपने जीवन में ऐसा पहली बार इतनी नजदीक से देखा और महसूस किया था। दोपहर को गांव के पंडित धीरज शर्मा उनके घर आते हैं और बड़े विश्वास के साथ मोनिका को ठीक कर देने का दावा करते हैं। पिता रोशनलाल पंडित जी को इजाजत देने के साथ साथ प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी को जल्द ठीक कर दो। पंडित जी मोनिका की स्थिति भांप तुरंत एक हवन करने को कहते हैं और पिता रोशनलाल को हवन के लिए सामान लाने को कहते हैं। अगले 1 घंटे में ही रोशनलाल सब सामान ले घर पहुंच जाता है। पंडित जी घर के बाहर हवन कुंड तैयार कर हवन शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मोनिका को वहां लाने को कहते हैं। मोनिका आने से मना करती है। अब भी वो भोजपुरी में ही बोल रही थी। माँ कुछ धक्का करती है तो मोनिका माँ को ही पास पड़े एक पाइप के टुकड़े से चोटिल कर देती है।
फिर मां को घायल करने के बाद वो खुद बाहर को दौड़कर जाती है और पंडित जी को भी उसी पाइप के टुकड़े से सिर में चोट मार देती है। पंडित जी वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। पिता रोशन लाल जैसे तैसे मोनिका को काबू कर अंदर कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा देते हैं। थोड़ी देर में गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मोनिका को चुड़ैल करार दे पेड़ से बांधकर पत्थर मार मार कर जान से मारने का निर्णय ले लेते हैं। पिता रोशन लाल सुबह तक के समय की भीख मांगकर गांव वालों को लौटा देता है। फिर रात के समय मां सुषमा और पिता रोशन लाल बेटी के लिए खाना लेकर कमरे में जाते हैं। वहां का मंजर देख मां बाप क्या देखते हैं कि मोनिका की गर्दन चारों ओर गोल गोल घूम रही है। मां के बेहोश हो जाने के बाद रोशन लाल हिम्मत कर बेटी के पास जाता है और हाथ जोड़कर उस प्रेत को प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी जान बख्श दो, आपको नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचा दो। पर बेटी ने तो अभी कुछ नहीं देखा। गांव वाले इसे पत्थर मार मार कर इसकी जान ले लेंगे। क्योंकि रोशन लाल एक नेक दिल इंसान था, इसलिए उस प्रेत का भी दिल पसीज गया। उसकी बेटी के मुख से वो प्रेत आत्मा बोली कि मेरा नाम रजिया था, सभी मुझे रजी कहकर पुकारते थे। मेरी उम्र अभी 14 वर्ष थी कि पास के गांव के कुछ दबंग लोगों की बुरी नजर मुझ पर पड़ गई। हमारे गांव का स्कूल सिर्फ कक्षा 8 तक था। 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए मुझे पास के गांव हजरत कुआं जाना पड़ता था। एक दिन वे बुरे लड़के मुझे रास्ते से उठाकर गाड़ी में डालकर आजमगढ़ शहर ले गए। वहां एक सुनसान पड़े मकान में मुझे बंदी बना। उन दरिंदों ने कई दिन तक मेरी आबरू लुटी। उधर मेरे गांव में झूठ फैला दिया कि रजिया किसी हिंदू लड़के के साथ भाग गई है और बनारस में रह रही है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ढूंढा। फिर उन दरिंदों ने पकड़े जाने के डर से एक दिन मुझे काट डाला। मेरी गर्दन मेरे सिर से अलग कर एक कुएं में फेंक दी और मेरी बाकी बची बाड़ी को बोरी में डाल बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में रख दिया। वहां पुलिस वालों ने बिना सिर की लाश की पहचान न होने पर मुझे लावारिस समझ हिंदू रीति रिवाज से मणिकर्णिका घाट पर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। क्योंकि मेरा सर आज भी उस कुएं में पड़ा है, इसीलिए मैं प्रेत बन गई। और उस दिन जब तुम्हारा परिवार उस घाट पर पहुंचा तो तुम्हारी छोटी बेटी मोनिका ने वहां पर पड़ी हुई मेरी उंगली का छल्ला अपनी उंगली में पहन लिया, इसलिए मैं इसके शरीर में आ गई। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी के शरीर से निकलकर चली जाऊं तो सबसे पहले उसकी उंगली से वो छल्ला निकाल दो और उसके बाद तुम्हें मेरे गांव जाकर मेरे परिवार और गांव को सच्चाई बतानी होगी। उन दरिंदों को उनके किए की सख्त सजा दिलवानी होगी और कुएं में पड़े मेरे सिर को इस्लाम धर्म अनुसार कब्र में दफनाना होगा। तभी मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा और मैं तुम्हारी बेटी के शरीर को छोड़ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रोशन लाल अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने रजिया के कहे अनुसार सभी काम करने का उसे पूरा विश्वास दिलाकर अपनी बेटी के हाथ की उंगली से वो छल्ला निकाल दिया। छल्ला निकलते ही मोनिका बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे ही मोनिका होश में आई तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि पिछले 72 घंटों में उसके साथ क्या क्या हुआ। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले रोशन लाल के घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, पर रोशन लाल पूरी बुद्धिमता से सरपंच को फोन कर सारी बात बता देता है और अपनी बेटी के ठीक हो जाने। रोशन लाल पूरी बुद्धिमता से सरपंच को फोन कर सारी बात बता देता है और अपनी बेटी के ठीक हो जाने का पूरा विश्वास दिला देता है। थोड़ी देर बाद सरपंच अपने कुछ साथियों के साथ रोशन लाल के घर पहुंचता है। उसकी बेटी से खुद मिलकर तसल्ली करता है कि अब मोनिका बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसके बाद सरपंच बाहर आकर सभी गांव वालों को भी सारी सच्चाई बता देता है। सरपंच की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने घर लौट जाते हैं। फिर अपने वादे अनुसार रोशन लाल रजिया के गांव में जाकर उसके भाइयों को मिल सारी बात बताता है। उसके भाई पुलिस में शिकायत करके दोषियों को गिरफ्तार करवाते हैं और उस कुएं में से रजिया के सिर को बरामद कर उसे कब्र में दफना देते हैं। रोशन लाल अपने घर लौट आता है और पहले की तरह रोशन लाल का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है। दोस्त, ये एक सच्ची घटना थी जिसको मीडिया ने भी इस कहानी को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर संचालित कर खूब टीआरपी बटोरी। कहानी में पात्रों की निजता को ध्यान में रखते हुए पात्रों एवं गांव के नाम को बदला गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। भविष्य में भी हम आपके लिए सच्चाई पर आधारित ऐसी कहानियां आपको सुनाते रहे, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसे शेयर करें ताकि हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।